हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ईशा गावी फ्रॉम फिजिक्स विजन। सो हमारी टेस्ट सीरीज़ का ये टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन चल रही है और टेस्ट 5 का ये पार्ट 2 है सॉलिड स्टेट का, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 60। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज, क्लासिकल वैल्यू कितनी है? 3R। ये किसने दी थी? ड्यूलॉन्ग और पेटेट ने। The discrete value of energy of atomic oscillators is, discrete value atomic oscillators की कितनी होती है? NH कट ओमेगा। atomic oscillators के बारे में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, आइंस्टाइन थ्योरी कंक्लूड। आइंस्टाइन भी फेल हो गया था इस थ्योरी में। क्यों? क्योंकि उसने जो लोअर टेम्परेचर पे टी क्यूब ला थी वो ये नहीं ला पाया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि एक्सपोनेंशियली आया था उसका रिजल्ट। सो एट स्पेसिफिक हीट लोअर टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 34, if both end of a string L are fixed, then the wavelengths of the wave that can be propagated through it। आप ना बेटे ऐसा टॉपिक कहाँ पढ़ते हैं? 11th में। कि हालांकि 11th के फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इन एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, सो इसको इसलिए ऐड ऑन किया गया है। एक होता है अटैच टू स्ट्रिंग, एक होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक होती है ओपन ऑर्गन पाइप। जब भी आप एक बात याद रखिए, जब भी कोई स्ट्रिंग दो जगह से बंधा होता है तो जो भी क्लोज्ड एंड होता है, चाहे वो यहाँ पे क्लोज्ड एंड है, जब भी क्लोज्ड एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा और दो नोड्स के बीच में क्या होता है? एक एंटी नोड होता है। दो नोड्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। दो एंटी नोड्स के बीच का पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाई 2 होता है। साफ से लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। दो एंटी नोड्स के बीच का भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है और एक नोड और एंटी नोड के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होता है। नोड होता है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, एंटी नोड होता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है ना बेटे, ये L होती है। तो मैंने बोला कि नोड और नोड आए हैं पूरी लेंथ में, है ना, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू L। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L आ गया। इसी तरह अगर आप 2D में करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना के दिखाया है, ये भी तो हो सकता है कि ये तो फर्स्ट हार्मोनिक था, हो सकता है इस तरह से हो, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन एंटी नोड आ रहे हैं, दो नोड्स आ रहे हैं, राइट। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि ये अगर लैम्डा है तो इसके बीच में टोटल टोटल लेंथ अगर L है, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हो गया। सो लैम्डा इक्वल्स टू L। कहने का मतलब क्या है? ये 2L/2 हो गया, है ना, ये 2L/1 हो गया। तो स्टैंडर्डाइज अगर करें तो लैम्डा कितना हो जाता है? 2L/n हो जाता है। बताने को मैं आपको डायरेक्ट भी टिक लगवा सकती थी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। सो 2L/n आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आफ्टर दिस, द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन अ कंटिन्यूस इलास्टिक मीडियम। कंटिन्यूस इलास्टिक मीडियम में दो तरह के मोड्स लिए गए थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स दोनों की वेलोसिटीज दोनों की ही कनेक्ट करी गई थी। तो इसका जो फॉर्मूला बना था, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों लिखने चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ट्रांसवर्स वाले 2 होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाला 1 होता है। याद कैसे रहेगा पेपर में? ट्रांसवर्स में हम क्या करते हैं? EM वेव ट्रांसवर्स होती है ना, और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो बस ऐसे याद रख लो, इसमें 2 होते हैं ट्रांसवर्स में, तो इसलिए इसके ऊपर 2 आना चाहिए। सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है, अदरवाइज तो फॉर्मूले में 2/VT³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 का है, ये रहा 36। In the case of monatomic one dimensional lattice, the range of k values, first brilliant zone, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, -π/a to π/a।
At lower temperature, the lattice specific heat varies as very famous T cube law. T cube law. Next, Dulong and Pettit law obeys at room temperature for many metals, while fails for light elements such as boron, beryllium, because ये बेटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इनके लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका डेबाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए इनके लिए फेल हो जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डायटोमिक लीनियर लेटिस द करेक्ट स्टेटमेंट इज डायटोमिक लीनियर लेटिस में दो ब्रांचेस होती हैं, एक ऑप्टिकल होती है और एक अकोस्टिकल होती है. अकोस्टिकल ट्रीट होती है साउंड से, ऑप्टिक होती है लाइट से. तो ऑप्टिकल ब्रांच कैन बी एक्साइटेड बाय ईएम वेव्स एंड अकोस्टिक ब्रांच मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, सो साउंड वाली तो मैकेनिकल से करी जा सकती है. इन द केस ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस इन कंटिन्यूस मीडियम, if Vg and Vp represent group velocity and phase velocity respectively, then ये कंटिन्यूस मीडियम के ना तीन केस होते हैं. अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो, डायटोमिक में एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी, और एक होता है एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 बीटा बाई एम. डिस्पर्शन रिलेशन की बात कर रही हूँ. लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होते हैं. मीडियम बिहेव लाइक अ कंटिन्यूअस होमोजीनियस मीडियम. हाई फ्रीक्वेंसी पे ग्रुप और फेज वेलोसिटी बराबर नहीं होते हैं. ओके, एंड इस फ्रीक्वेंसी पे ग्रुप की वेलोसिटी 0 हो जाती है और फेज की वेलोसिटी होती है 2v0/पाई. और यहाँ पे जो वेव बनती है उसे बोला जाता है स्टैंडिंग वेव. तो स्टैंडिंग वेव में ग्रुप वेलोसिटी 0 होती है. हमें कौन सा पूछा गया है, हमें पूछा गया है कंटिन्यूस मीडियम. कंटिन्यूस मीडियम में तो बराबर होती है, सो इट इज ए ऑप्शन ही मेरे ख्याल से बन रही थी. यस, दिस इज द राइट आंसर. चलिए आगे चल रहे हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. The conduction electron from producing diamagnetism on account of their angular momentum also exhibited temperature independent paramagnetism. जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म होती है उसको पॉलीपैरामैग्नेटिज्म बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिसेस. ये एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा. इसका आंसर ए है. इसे डिस्पर्शन रिलेशन बोलते हैं, जिसकी मैंने डिटेल अभी आपसे यहाँ पे डिस्कस करी है. एंड देन ई अपॉन 2m इंटू बी. अब कोई बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये बोहर मैग्नेटोन तो नहीं है. तो बोहर मैग्नेटोन तो ये बिल्कुल भी नहीं है. इसका आंसर है सबसे पहले तो लार्मर फ्रीक्वेंसी. बोहर मैग्नेटोन क्या होता है, बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4πme. इसे कई बार हम ई एच कट अपॉन 2me भी बोलते हैं. और इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24. ठीक है, तो वो होता है बोहर मैग्नेटोन. हाँ, ई अपॉन 2m विद बी, दिस इज नोन एज लार्मर फ्रीक्वेंसी. अब ये लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये बताती क्या है, इट गिव्स द रेट ऑफ precession of magnetic moment of proton around external magnetic field. Next question, question number 44. The quantity EB by H4 mu m, ये तो वही आ गया है ना, इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन और उसकी वैल्यू ये रही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस विद नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक की है. एंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम एक्साई होता है m अपॉन h. यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमें पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट h होता है, तो h की जगह b अपॉन म्यू नॉट सब्सिट्यूट कर दिया गया है. सो x इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन b. ये सारे इक्वल टू के साइन है. ठीक है, इट इज इक्वल.
47th question. The orbital motion and spin of electron is partially filled shall contribute to the strong permanent magnetism. देखो ये किस वजह से होगा, क्योंकि ऑर्बिटल मूवमेंट और स्पिन दोनों को कंसीडर करना है हमने। अब जब दोनों कंसीडर किए जाते हैं तो परमानेंट मैग्नेटिज्म फिर कौन सा आ जाता है, पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, पार्शली फील्ड की वजह से। एंड देन the relation between the magnetic moment per unit volume and applied memory is equals to xi is equals to m upon h, और इसकी यूनिट डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होती। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज द परमेबिलिटी रिलेटिव टू म्यू आर, किसका फॉर्मूला होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट विच इज वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन पीछे रह गया है। अब मैग्नेटोन नहीं है यहाँ पे, ये मैग्नॉन है। मैग्नॉन, मैग्नॉन क्या होता है, जैसे फोनोन क्वांटा ऑफ लाइट वेव होता है, ये क्वांटा ऑफ स्पिन वेव होता है। फोनोन क्या होता है, क्वांटा ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बोलना था, लैटिस की वेव बोलनी थी वहां पे मुझे। और जो फोटोन होता है क्वांटा ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट आई है। ओके, तो इसी तरह मैग्नॉन क्या है, क्वांटा ऑफ स्पिन वेव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट इज, ये याद रखना पड़ेगा 1393, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अपने आप ही मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, नील में कंफ्यूजन हो सकती थी, बट नील तो होता ही फेरी और एंटी फेरी का है, तो मतलब स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है। सो नील के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक छोटी सी वीडियो डाली गई है, उसमें नील टेम्परेचर के बारे में भी बताया गया है कि वो फेरी और एंटी फेरो के लिए होता है। इन अ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक डायमेंशंस देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स, क्या बोलते हैं, डोमेन बने होते हैं। अगर आपको याद हो, ऐसे एक डायग्राम बनाते होते थे कि कुछ इधर है डाइपोज, कुछ इधर है, कुछ ऑपोजिट आ रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, और ये जो बीच में ये जो दिखाई गई है ना वॉल्स, इसको रेड से मैं जिसको शो कर रही हूँ, इन्हें बोला जाता है ब्लॉच वॉल्स। ब्लॉच वॉल होती है ये बीच में, ठीक है, और ये सारी डोमेन्स है छोटी छोटी सी। देन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। इफ डेबाई टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लेक्चर कैडर में भी आ रखा है कि डेबाई टेम्परेचर दे रखा है और हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं डेबाई टेम्परेचर से। डेबाई टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है एच न्यू डी अपॉन के, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी थीटा डी डेबाई टेम्परेचर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन एच। टेम्परेचर गिवन है हमें 450, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सब क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो 1323 ऐसे याद रखना है, 1323 6.6 इंटू 10⁻34। सॉल्व करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी आए, आप एक चीज़ देखिए ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 13, 2, 23, 10, मतलब अंदाजन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो अंदाजा करके 10⁻13 हर्ट्ज बन जाएगा। डोमेन स्ट्रक्चर्स आर शोन बाय सॉलिड एग्जिबिटिंग, डोमेन स्ट्रक्चर्स किनके अंदर होती हैं, डोमेन स्ट्रक्चर्स आर शोन बाय सॉलिड्स एग्जिबिटिंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोइलेक्ट्रिक, सुपर कंडक्टिविटी के ऑल ऑफ द अबव। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इसको ढूंढिएगा और इसको आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कोई ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, सबको मिल जाएगा, देन आई विल रिप्लाई देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58,
The temperature below which certain materials are anti-ferromagnetism, that is known as anti-ferro. Anti-ferro किसके लिए होता है? नील टेम्परेचर होता है, बताया गया एक शॉर्ट वीडियो में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, ब्लॉच वॉल अभी बताई थी. ब्लॉच वॉल क्या होती है? उसकी थिकनेस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जे अपॉन के ए क्यूब. J is current density, A is lattice constant, and K is what? The K is known as anisotropy energy. तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लॉक वाले के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है, तो एनाइसोट्रॉपी एनर्जी होती है. फॉर्मूला ये रहा. इन एन एंटीफेरो, ये भी वीडियो में आ चुका है क्वेश्चन. एक्साई इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस थीटा फॉर T ग्रेटर देन Tn. सारा कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, इसके बाद. ओके, इधर नहीं, इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट आफ्टर Tn. चलिए, so it completes the solid state test. Next we will meet in another test, that is of oscillations करते हैं. ठीक है, thank you, bye bye, and do subscribe the channel and also comment.